सो द डिफरेंस बिटवीन द ब्लॉक क्रेडिट एंड इनएलिजिबल क्रेडिट, इनएलिजिबल क्रेडिट जो आपका है वो जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि अगर आप सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के कोई भी कंडीशन, सॉरी सबसेक्शन 2 के कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो, ठीक है, तो वो आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा, इनएलिजिबल क्रेडिट। सो देयर आर चांसेस कि जहां पे आपका क्रेडिट एलिजिबल होगा, ठीक है, तो हमने कुछ पोस्ट कंडीशन देखे थे ना, कि अगर आपका क्रेडिट फॉर एग्जांपल आज मैंने कोई परचेस किया है, मेरे वेंडर ने गवर्नमेंट को टैक्स भी पे किया है, मेरे पास वैलिड प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट भी है और सब डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, आज वो वेंडर ने जीएसटीआर 2B में भी दिखा दिया है और मैंने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लिया, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली पोस्ट कंडीशन अगर मैं सेटिस्फाई नहीं करता, पोस्ट कंडीशन क्या थी कि आई शुड मेक द पेमेंट टू द वेंडर विद इन 180 डेज। सो सिंस मैंने विद इन 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, तो ये एलिजिबल क्रेडिट क्या बन सकता है, इनएलिजिबल क्रेडिट, ठीक है। तो इनएलिजिबल क्रेडिट का सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि कोई भी कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की अगर कभी भी वायलेट होती है तो आपका क्रेडिट एलिजिबल से इनएलिजिबल क्रेडिट बन सकता है, ठीक है। एंड ब्लॉक क्रेडिट क्या है कि इफ ऑल द कंडीशन सेटिस्फाई ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 बट स्टिल सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 रिस्ट्रिक्ट दैट आईटीसी, देन इट विल बी अ ब्लॉक क्रेडिट। सो दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि ब्लॉक क्रेडिट कैन बी एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट बट इट इज ब्लॉक बाय द सेक्शन, ठीक है। इनएलिजिबल क्रेडिट मींस कि if you haven't satisfied any condition lays down in section 16 subsection 2 it will be a इनएलिजिबल क्रेडिट। हम देखते हैं कि ब्लॉक क्रेडिट में क्या क्या आता है। तो हम लोग यहाँ पे इन डेप्थ देखेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन में क्या क्या कवर होता है। सो सबसे पहला है मोटर व्हीकल एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑफ पर्संस, ठीक है। सो मोटर व्हीकल में ये बहुत बार क्वेश्चन रहता है कि मुझे कार में अगर परचेस करता हूँ तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आप में से किसी ने मुझसे बहुत बार पूछा होगा तो मैं बोलता हूँ कि नहीं मिलेगा। तो उसका रीजन ये है कि फर्स्ट तो एक कार का कैरिंग कैपेसिटी मोर देन 13% नहीं होता। जनरली कार का कैरिंग कैपेसिटी 7 सीटर होता है अगर एसयूवी अगर आप परचेस कर रहे हो तो 13% से ऊपर तो उसका कैरिंग कैपेसिटी नहीं हो सकता, तो वो वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अगर वो कार आप ये जो एक्सेप्शन दिए हुए हैं इन पर्पस के लिए अगर आप वो खरीद रहे हो तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल सकता है। वो क्या एक्सेप्शन है कि आप फर्दर सप्लाई करने वाले हो, मीन्स यू आर अ डीलर ऑफ कार, मतलब आप कार आगे खरीद के वापस से सेल करने वाले हो, देन यू विल गेट द क्रेडिट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, आप ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हो तो वो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ ड्राइविंग स्कूल, अगर आप कोई ड्राइविंग स्कूल रन करते हो तो भी आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अगर ये तीनों भी एक्सेप्शन फुलफिल नहीं होते तो यू विल नॉट गेट द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन परचेसिंग ऑफ ए कार, ठीक है। तो अगर 13% से ऊपर का कैरिंग कैपेसिटी होगा कार का तो देन यू आर एलिजिबल, फिर आपको ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, ठीक है। बट इट शुड बी फॉर द बिजनेस पर्पज, जैसा कि हमने देखा है कि 17 सेक्शन सब सेक्शन 5 में आता ही तब है जब वो आपने यूज ही बिजनेस पर्पज के लिए किया है, विच मीन्स कि आपने एलिजिबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है, ठीक है। तो अगर आपका कार की कैरिंग कैपेसिटी मोर लेस देन 13% है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आता है वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। तो वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट के लिए भी कुछ एक्सेप्शंस है। अगर आप वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट को यूज करते हो फर्दर सप्लाई, मतलब आपका फिर अगेन आप ट्रेड में हो, आप एयरक्राफ्ट परचेस एंड सेल ट्रेड करते हो तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। आप वो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हो तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रेनिंग स्कूल चलाते तो भी आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, या ट्रेनिंग फ्लाइंग स्कूल चलाते हो तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा, आप इन सब का यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी करते हो तो भी आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी परचेस अ योर शिप फॉर हिज पर्सनल यूज तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। प्राइवेट जेट्स जो होते हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सारे कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो ये है कि अगर मुझे फर्स्ट स्टेप में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है, विच मीन्स फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या बोलेंगे, जब हम उसको परचेस कर रहे हैं तब उसका अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो मुझे आगे मैं जो भी उसके ऊपर इंश्योरेंस लूंगा या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करूंगा उसका भी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपका फर्स्ट ये क्लोज के अंदर वो
सेटिस्फाई नहीं होता है कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट और नॉट, देन यू विल नॉट गेट द अदर सर्विसेज इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हम लोग अभी नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है। सो किस किस का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा फर्दर? जैसे हम लोग कार के लिए इंश्योरेंस लेंगे, फिर अगर हमारे कार का आईटीसी नहीं मिला है तो फिर उसके इंश्योरेंस का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर उसमें सर्विसेज होगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, आप कुछ स्पेंड करोगे उसका भी आपको नहीं मिलेगा। सिमिलर कंडीशन एप्लीकेबल टू वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट एज वेल। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, कार का इनपुट टैक्स क्रेडिट तो नहीं लेते बिकॉज वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हमें नहीं याद रहता तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बुक कर लेते हैं। ठीक है। जो कि बाद में जाके डिपार्टमेंट डिसअलाउ कर देता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके कार के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला है आपको, तो आपको आगे भी किसी भी चीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और दिस इज क्लियर ट्रांसपोर्टेशन वाला। फिर हम लोग आ जाते हैं फूड एंड बेवरेजेस एंड आउटडोर कैटरिंग। तो इसमें एकदम सिंपल सा है, इसमें किसी भी तरह का फूड एक्सपेंस आप अगर कर रहे हो तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए फूड एक्सपेंस कर सकते हो, आप अपने कोई स्टाफ के लिए फूड एक्सपेंस कर सकते हो, या फिर आप कोई अपना क्लाइंट मीटिंग के लिए फूड एक्सपेंसेस कर सकते हो। आपको किसी भी तरह के फूड एक्सपेंसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको फूड एक्सपेंसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिल सकता है जब आप उस बिजनेस में हो, विच मीन्स यू आर इन टू अ, मतलब यू आर गोइंग टू फर्दर सप्लाई दिस एज अ टैक्सेबल सर्विसेज, देन ओनली यू विल गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आप खुद के स्टाफ, खुद के क्लाइंट या खुद के स्टाफ के कंजम्पशन के लिए फूड मतलब कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हम दिवाली पे स्वीट्स वगैरह परचेस करते हैं, जो हम लोग हमारे स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या हमारे वेंडर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो टाइम पे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। वेर एज हम लोग बहुत होलसेल में परचेस करते हैं तो उसका बिल भी आता है विद जीएसटी, तो जनरली वी बुक एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उस केस में आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आप इसको बुक करते टाइम इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट में बुक करिए, बिकॉज डिपार्टमेंट बोलता है आप जब GSTR 3B फाइल करते हो तो आपको सेपरेट बताना है अपने GSTR 3B में कि कितना आपका एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ एंड कितना इन एलिजिबल क्रेडिट है फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। अगर आप नहीं दिखाओगे तो डिपार्टमेंट विल नेवर गेट टू नो कि हाउ मच इनपुट टैक्स क्रेडिट यू हैव डिसअलाउड। सो वो जब भी आपका ऑडिट होगा या कोई असेसमेंट का नोटिस आएगा, तो वो सारे अमाउंट वो उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेगा, बिकॉज दे आर नॉट मीन टू बिल रिकंसिलेशन। वो लोग बिल टू बिल रिकंसिलेशन नहीं मांगते हैं, तो वो लोग 2A के बेसिस पे करेंगे, तो फिर आपका ये सब डिसअलाउ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्यूटी ट्रीटमेंट। अगर आप किसी भी तरह का ब्यूटी ट्रीटमेंट लेते हो, बीइंग ए प्रोप्राइटरशिप एंड यू से कि नहीं ये ब्यूटी ट्रीटमेंट मेरे बिजनेस को बढ़ाने वाला है, तो भी आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरीज भी उसी का पार्ट आ जाता है, उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, जो हमने ऊपर कंडीशंस देखे थे कि जहां जहां पे भी एक्सेप्शन है वहां वहां पे उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, उसी से रिलेटेड ये है। अगर वहां पे आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इफ यू हैव परचेस फॉर योर सेल्फ, अगर आप वो खुद के लिए परचेस, मतलब जहां पे वो ब्लॉक्ड है, अगर आप उसको परचेस करते उसका क्रेडिट तब आपको नहीं मिला, तो अगर आप उसको लीज भी करते हो तो भी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, लीजिंग रेंट, लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल। जनरली एज पर द हमारा जो लेबर एक्ट है उसके हिसाब से, अगर कोई भी वुमेन आफ्टर 9 PM अगर वो जॉब वर्क प्लेस पे काम करती है, तो इट इज एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको डोर टू डोर ये कैब का फैसिलिटी देना चाहिए, सिंस इट इज ऑब्लिगेशन बाय द लॉ। ठीक है। ये उसकी एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है, इट इज एन ऑब्लिगेशन बाय द लॉ। तो जब भी ऑब्लिगेशन लॉ के थ्रू ऑब्लिगेशन होती है, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, बिकॉज उसमें उसके पास चॉइस नहीं है कि वेदर उसको ये करना है या नहीं करना है। तो अगर ये ऑब्लिगेशन है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। इट इज बहुत जनरल है कि एम्प्लॉयर अपने स्टाफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं, तो उस केस में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है।
ये तभी मिल सकता है जब आपके लिए ऑब्लिगेशन हो। ऑब्लिगेशन क्या था? एमएचए का गाइडलाइंस था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, एट द टाइम ऑफ कोविड, ओनली फॉर 1 year. If you want to open your office, then you have to first take the health insurance of your staff, then only you can open your office. So वो केस में आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा था, पर्टिकुलर दैट ईयर ओनली, बिकॉज दैट टाइम इट वाज एन ऑब्लिगेशन फॉर एन एम्प्लॉयर टू अवेल द टू अवेल दिस सर्विसेज फॉर देयर स्टाफ। ओके, तो सिंस ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसके लिए आपका इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, ये बहुत जगह पे ऑब्लिगेशन होता है, जैसे कोई माइन या रिस्क एरिया में जब काम करते हैं, तो वहां पे ये फैक्ट्री एक्ट के थ्रू या फिर किसी ना किसी गाइडेंस नोट के थ्रू, कोई भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के थ्रू अगर ये कंपलसरी हो जाता है कि आपको ये लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, तब आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, बिकॉज इट इज एन ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द ये सारी चीज, मतलब लाइफ इंश्योरेंस के केस में, रेंटिंग ऑफ अ कैब के केस में अगर आपका ऑब्लिगेशन है तब आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। मेंबरशिप ऑफ ए क्लब एंड हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, तो आप किसी भी तरह के मेंबरशिप लेते हो क्लब का, हेल्थ होने दो या फिटनेस सेंटर होने दो, आप कितना भी बोलो कि दिस इज फॉर प्रमोशन ऑफ माय बिजनेस, जनरली ये सारी जगह पे बिजनेस को प्रमोट किया जाता है, हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, बट ये सारे जगह पे अगर आप पे करते हो, अच्छी खासी उसकी फीस होती है, मेंबरशिप फी होती है, उसके ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है, बट आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज, दिस इज कि व्हेन देयर इज अ लीव ट्रेवल अलाउंस, सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस लीव ट्रेवल अलाउंस। तो हम लोग लीव ट्रेवल अलाउंस देते हैं हमारे एम्प्लॉइज को। आई गेस एज पर इनकम टैक्स इट इज कंपल्सरी टू गिव वन इन 4 year or 2 year. आई एम नॉट एक्सपर्ट इन इनकम टैक्स, बट लीव ट्रेवल अलाउंस जब भी हम देते हैं हमारे एम्प्लॉइज को, तो उसमें जो ट्रेवल बेनिफिट्स वो जो बिल सबमिट करते हैं, उसके ऊपर का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। तो ये हमारा अभी और भी है इस सेक्शन में। अगर इस पर्टिकुलर स्लाइड्स के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, तो मैं यहीं पे आंसर उसको दे दूंगा, बिकॉज अगर हम लोग आगे चले जाएंगे तो फिर आगे दूसरा टॉपिक है। तो अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, आई विल वेट फॉर 1 minute। इफ यू वांट टू, यू कैन पोस्ट इन चैट बॉक्स। अगर हम जीएसटी के इन एलिजिबल करके सेपरेट एंट्री नहीं पास करते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा बाद में आइडेंटिफाई करने के लिए, ईयर एंड में या फिर आफ्टर 1 year मे भी शायद आप वहां पे अ, वो पोजीशन पे ना हो या फिर कोई और कंसल्टेंट हो, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए कि कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने नहीं लिया है। तो इट इज बेटर कि आप वो एंट्रीज पास करें, और जब भी आपका मंथ एंड होता है तब आप वो थ्रू जेबी और समथिंग आप उसको एक्सपेंस लेजर में लेके जा सकते हो। तो इट इज बेटर, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस होगा अगर आप जीएसटी के सेपरेट एंट्रीज पास करते हो तो। एलिजिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन लॉजिंग एंड बोर्डिंग ऑफ सेल्स पर्सन फॉर सेल्स प्रमोशन। देखिए, ये एलिजिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने अभी भी बोला है कि सेल्स पर्सन के लिए जब भी वो ट्रेवल करता है, अगर वो फॉर एग्जांपल फ्लाइट वगैरह से ट्रेवल कर रहा है, तो दिस इज फॉर बिजनेस पर्पस, ये उसके पर्सनल पर्पस के लिए नहीं है। लेकिन बोर्डिंग के केस में एक इशू ये होता है कि अगर वो महाराष्ट्र के बाहर जाके स्टे करता है, तो उस केस में होटल वहां उस पर्टिकुलर स्टेट का सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करता है, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो अगर आपका एम्प्लॉय विद इन महाराष्ट्र स्टे कर रहा है, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। चलिए जी, आगे चलते हैं। So works contract services related to immovable property other than plant and machinery, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ, ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर काफी सारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चल रहा है कि जब भी फॉर एग्जांपल, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, एक होटल है, जब वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो बिकॉज होटल तो फर्दर सप्लाई करने ही वाला है वहां से, तो उस केस में वो लोग लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इसमें उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए।
बट पर्टिकुलर स्पेसिफिकली सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस करते हो रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, you will not get the input tax credit except if you are not supplying as a further supply. अगर आप ये फर्दर सप्लाई में हो, फॉर एग्जांपल आप कोई बिल्डर हो, फिर आप इसको आगे फर्दर सप्लाई करने वाले हो, आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि आप ये बिल्डिंग बना के दो एंड देन you are going to sell it, then you are eligible to take input tax credit. But if you are constructing for yourself or if you have given the contract to use for yourself, then आपको उसका input tax credit नहीं मिलेगा. इसमें एक और चीज है जो मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आप ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कोई फैक्ट्री वगैरह बना रहे हो और वो फैक्ट्री में क्या होता है, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, उनकी फाउंडेशन बनाने के लिए भी सिविल वर्क किया जाता है, तो उस केस में आप हमेशा अपने आर्किटेक्चर से बोल के एक सेपरेट सर्टिफिकेट ले लीजिए. वो सेपरेट सर्टिफिकेट में मेंशन होगा कि कितना बिल्डिंग का पार्ट फाउंडेशन के लिए यूज किया गया है, सो दैट यू कैन अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट टू दैट एक्सटेंट. बिकॉज इनकम टैक्स के हिसाब से जो भी फाउंडेशन होती है वो मशीन को, तो वो कैपिटलाइज प्लांट एंड मशीनरी में ही होती है, वो बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग का पार्ट नहीं माना जाता. सिंस वो लैंड एंड बिल्डिंग का पार्ट नहीं माना जाता तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ नहीं होगा. आपको करना क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेना है कि कितना इसमें पार्ट पर्टिकुलर ये इसके लिए है, फाउंडेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी. तो गुड्स और सब फिर नेक्स्ट है सेक्शन 10 क्या बोलता है, कंपोजिशन सप्लायर. तो अगर हमने एज ए कंपोजिशन सप्लायर करके टैक्स पे किया है, विच मीन्स कि हमने कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर किया है, तो उस टाइम पे मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता. बिकॉज कंपोजिशन टैक्स पेयर क्या करता है, अपने टर्नओवर का 1% और 6% इन केस ऑफ सर्विसेज टैक्स बढ़ता है, और वो पहले ही कंडीशन है उसमें कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, फर्दर आपको रजिस्टर्ड सप्लायर से ही परचेस करना पड़ेगा. दो आई एम सप्लाइंग ऑल द satisfying all the condition, but since I am paying tax under section 10, I am not eligible to claim input tax credit. Next is goods or services or both received by a non-resident taxable person. तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कभी आपने GoDaddy या फिर लिंक्डइन के थ्रू कोई सर्विसेज अवेल किए होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको उनका जो जीएसटी नंबर होता है वो 99 से स्टार्ट होता है, विच मीन्स दे आर रजिस्टर्ड एज ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. अगर आप वहां पे डिक्लेरेशन देते हो कि दैट यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन इंडिया, दे विल नॉट चार्ज यू द जीएसटी, विच मीन्स यू हैव टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. बट अगर आप डिक्लेरेशन नहीं देते हो तो दे विल कलेक्ट द जीएसटी एंड पे टू द गवर्नमेंट. ये लोग तो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, फिर इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया. जैसा कि हमने बोला था कि इंडिया में उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है कोई भी, तो विच मीन्स दे आर नॉट कैरिंग बिजनेस फ्रॉम इंडिया, हेंस दे आर नॉट अलाउड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट. ठीक है. गुड्स और सर्विसेज बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन. अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो तो भी आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. नेक्स्ट है गुड्स लॉस्ट. अगर आपके गुड्स खो गए हैं, चोरी हो गए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, आग लग गई है, या फिर आपने वो गुड्स एज ए फ्री सैंपल या फिर गिफ्ट करके दिए हैं, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. इसमें भी काफी सारे ट्रेड इंडस्ट्रीज या फिर ट्रेड जो सोसाइटीज होते हैं, वो काफी सारे जीएसटी डिपार्टमेंट के पास गए थे अपने रिप्रेजेंटेशंस लेके कि हमें हमारे बिजनेस के लिए फ्री सैंपल देने पड़ते हैं, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए हमें. बट आंसर इज नेगेटिव. डिपार्टमेंट ने बोला कि नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पर्टिकुलरली ये पर्टिकुलर सेक्शन में उसको ब्लॉक किया हुआ है. ठीक है. सो आई विल वेट अगेन फॉर 2 minutes. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड, प्लीज पोस्ट योर queries in the chat box. So फाउंडेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है कि कोई भी बड़ी मशीन को रखने के लिए आप उसका फाउंडेशन बनाते हो. फाउंडेशन मतलब जहाँ पे वो आप स्टेब्लिश करोगे, उसके लिए कुछ कंक्रीट वर्क आपको करना पड़ेगा, तो वो कंक्रीट वर्क को प्लांट एंड मशीनरी में ही कैपिटलाइज किया जाता है. तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी.
एंड यू विल गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सेम। ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट सेशन था वो पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर सेशन में, फर्स्ट सेशन हमारा ब्लॉक क्रेडिट के ऊपर था। सेकेंड सेशन ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिवर्सल्स। सो टिपिकली चार टाइप के रिवर्सल्स होते हैं जीएसटी में, 41, 42, 43, 44 एंड 38। तो ये रिवर्सल्स क्या होते हैं? मैंने फर्स्ट 42, 43 को साथ में क्यों रखा है? बिकॉज वो दोनों एक ही कोर्स से रिलेटेड है। 42, 43 कब एप्लीकेबल, अच्छा रिवर्सल्स क्या होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। रिवर्सल्स होते हैं कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, लेकिन आपका जो सप्लाई का रेशियो है वो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट हो सकता है। ठीक है। तो उसमें आपका जो सप्लाई का रेशियो है वो टैक्सेबल भी हो सकता है, आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज में भी हो सकते हो। तो अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में हो जहां से आप टैक्सेबल सप्लाईज भी देते हो और एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी देते हो, तो उस केस में ये दोनों रूल 42 एंड 43 एप्लीकेबल हो जाते हैं। यानी कि इसके थ्रू आपको आईटीसी को रिवर्सल करना है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये है इसका कि अगर कोई सप्लाई आगे चल के टैक्स टैक्स फ्री होने हो रही है या एग्जेम्प्ट है, तो उसके पीछे की जितनी भी सप्लाईज हैं उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। बिकॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, उसका जो वर्डन होता है वो आपको शिफ्ट करना होता है अप टू द कंज्यूमर। सो अगर आप एग्जाम सप्लाई दे रहे हो तो आप कंज्यूमर पे तो वर्डन शिफ्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। बिकॉज गवर्नमेंट को उसके ऊपर जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को क्रेडिट कब मिलता है फाइनली? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप एक मोबाइल परचेस करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल ने एक मोबाइल मैन्युफैक्चर किया, तो एप्पल ने जितने भी कंपोनेंट मार्केट से परचेस किए होंगे उसके ऊपर सबके ऊपर जीएसटी भरा होगा। फिर वो मोबाइल किसी होलसेलर को सेल कर दिया होगा, तो एप्पल ने उसको जीएसटी चार्ज किया होगा, होलसेलर ने वो जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया होगा। तो यहां तक भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला, बिकॉज होलसेलर ने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। फिर होलसेलर ने रिटेलर को वो मोबाइल सेल कर दिया, फिर रिटेलर ने भी, होलसेलर ने जो जीएसटी चार्ज किया होगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया होगा, यहाँ पे भी गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिला। फिर रिटेलर ने फाइनल कंज्यूमर को सेल कर दिया, फाइनल कंज्यूमर ने उसको, जो कि B2C है या फिर अनरजिस्टर्ड है, उसको सेल कर दिया। अब उसके पास जीएसटी नहीं है, तो उसका क्रेडिट वो क्लेम नहीं करेगा। विच मीन्स कि जब रिटेलर सेल करेगा, जब वो जीएसटी चार्ज करेगा फाइनली, तब गवर्नमेंट को उसका जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर ये पूरे सप्लाई चेन में अगर रिटेलर बोलता है कि मैं जो मोबाइल सेल कर रहा हूँ वो एग्जाम सप्लाई है, तो उसको पीछे का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज वो लाइबिलिटी पास ऑन नहीं कर रहा है आगे, या फिर गवर्नमेंट को नहीं मिल रही है। ठीक है। तो जब भी कोई भी बिजनेस ऐसे टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाईज के दो टर्नओवर होते हैं उसमें, तो उसको रिवर्सल करने होते हैं। अब ये रिवर्सल क्या होते हैं? अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज के सामने टैक्सेबल उसका जो भी इनवर्ट सप्लाईज हैं या फिर इनपुट हैं, अगर वो कैटेगराइज कर सकते हो कि दीज आर पर्टिकुलरली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, तो आपको उसका रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली, अगर आप एग्जाम सप्लाईज के सामने ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इनपुट को मैं यूज करके ये एग्जाम सप्लाई देता हूं, तो आपको उस पर्टिकुलर इनपुट का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा इनपुट होता है जो दोनों में कॉमन होता है, जिसको आप बाइफरकेट नहीं कर सकते कि कितना मैंने टैक्सेबल के लिए यूज किया, कितना एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया। सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी का ऑडिट हुआ, सीए ने आपको फीस चार्ज किया, तो उस केस में आप नहीं बता सकते कि कितना एग्जाम के लिए कितना टैक्सेबल के लिए, बिकॉज सीए दो बिल तो देगा नहीं आपको, एक ही बिल देगा ऑडिट फीस का। तो उस केस में इस तरह के जितने भी, इनको हम लोग बोलते हैं कॉमन क्रेडिट्स, तो जितने भी कॉमन एक्सपेंसेस हैं विच यू कैन नॉट बाइफरकेट बिटवीन एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल, आपको ये सारे कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने हैं। ठीक है। ये सारे कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने हैं, इसके ऊपर जितना भी क्रेडिट आएगा उसको आपको टर्नओवर में डिवाइड कर देना है, मतलब प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट में डिवाइड कर देना है। तो जो एग्जेम्प्ट वाला है वो आपको रिवर्सल आएगा। ठीक है। अगर आप जीएसटी एक्ट पढ़ोगे तो उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसका सिंपल अगर आपको समझना है तो सिंपल यही है कि कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट है,
और उसके बेसिस पे आपको टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट में उसको डिवाइड कर देना है। आप ये मंथली भी कर सकते हो, बट गवर्नमेंट ने आपको पूरा, आप एक साथ भी रिवर्स कर सकते हो इन मार्च के रिटर्न में। आप बिकॉज मार्च के रिटर्न तक आपका पूरा आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कितना टैक्सेबल है, कितना एग्जाम सप्लाई है, उस पर्टिकुलर ईयर के सारे एक्सपेंसेस भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो आप ये मार्च के रिटर्न में भी कर सकते हो रूल 42 के रिवर्सल्स। इसमें एक चीज और आपको ध्यान देनी है, जब भी आप रूल 42 के आप रिवर्सल करते हो, तो मैं बोल रहा हूं आपको कॉमन क्रेडिट्स आइडेंटिफाई करने। तो रूल 42 इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कौन सी चीज पे एप्लीकेबल नहीं होता? कैपिटल गुड्स के ऊपर। तो ये कैपिटल गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि कैपिटल गुड्स के लिए स्पेसिफिकली रूल 43 दिया हुआ है। हम लोग 42 और 43 साथ में क्यों नहीं अप्लाई, मतलब अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि 42 और 43 एक जैसा ही तो है, हम उसको क्यों नहीं एक साथ यूज कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसा है कि रूल 43 बोलता है कि इन केस ऑफ कॉमन फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट के लिए जो गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट दिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो एज पर जीएसटी हर एक फिक्स एसेट की जो लाइफ होती है वो होती है 5 ईयर, या फिर आप उसको 20 क्वार्टर्स बोल सकते हो, या फिर 60 मंथ्स बोल सकते हो। ठीक है, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग 60 मंथ्स पकड़ते हैं। तो हर एक फिक्स एसेट की लाइफ हो गई 60 मंथ। ठीक है, लेकिन जब आप कोई कैपिटल एसेट खरीदते हो या फिक्स एसेट खरीदते हो, तो आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कब लेते हो? आप 60 मंथ्स में तो नहीं लेते उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप कब ले लेते हो? जिस महीने में आपने वो परचेस किया, जिस महीने में वो आपको एसेट रिसीव हुआ, या फिर जिस महीने से आपने वो एसेट यूज करना स्टार्ट किया, उस पर्टिकुलर मंथ में आप उसका क्रेडिट ले लेते हो। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो क्या बोला है आपको कि फिक्स, आपके फिक्स एसेट का लाइफ कितना है? 60 मंथ। तो आपको वो एसेट को, आपने गवर्नमेंट को एक डिक्लेरेशन दिया है, नोशनल डिक्लेरेशन, दैट यू विल गोइंग टू बी यूज दिस पर्टिकुलर फिक्स एसेट फॉर 60 मंथ फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। सो ये 60 महीने में किसी भी महीने में आप एग्जाम सप्लाई देते हो उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 फिक्स एसेट है, उसमें से आपको पता है कि 8 फिक्स एसेट मेरे टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज होते हैं, एक फिक्स एसेट मेरे एग्जाम सप्लाई के लिए यूज होता है, लेकिन एक फिक्स एसेट ऐसा है जो दोनों के लिए यूज होता है। तो आपको सिर्फ ये जो दोनों के लिए यूज होता है, इसी पे ये रूल 43 अप्लाई करना है। अब ये रूल 43 अप्लाई कैसे करना है? कि जब भी आपने वो एसेट खरीदा, उसके ऊपर जितना भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला, आपको उसको 60 मंथ्स में डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फिक्स एसेट खरीदा जिसके ऊपर आपको 60,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला, तो आपको उसको 60 मंथ्स में अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना हो गया? हर पर्टिकुलर मंथ के लिए आपका 1,000 क्रेडिट हो गया। ओके, तो सिंस ये जो है, जो टैक्सेबल और जो एग्जाम सप्लाई है, ये तो फ्यूचरिस्टिक टर्म है, 60 महीने फ्यूचर की बात की गई है। आपको आज तो पता नहीं है कि कितना मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट, मेरा कितना फिक्स एसेट हो, मतलब कितना टैक्सेबल सप्लाई होगा और कितना एग्जाम सप्लाई होगा। तो इसलिए इसको 60 महीने में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फॉर ए पर्टिकुलर मंथ, अभी हम लोग ले लेते हैं अगस्त मंथ। अगस्त मंथ में मेरा टोटल 100 रुपीज का टर्नओवर हुआ। वो 100 रुपीज के टर्नओवर में 90 रुपीज मेरा टैक्सेबल सप्लाई है और 10 रुपीज मेरा एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। तो ये जो पर्टिकुलर एसेट था, जो जिसके ऊपर हमें 60,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला था, जो कि मंथली आ रहा है 1,000 रुपीज, तो हम 1,000 के सामने ये रेशियो लगा देंगे कि 10% हमारा एग्जाम सप्लाई है। तो 1,000 का 10% हो गया 100 रुपीज। तो आपको 100 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट उस पर्टिकुलर मंथ में अंडर रूल 43 डिसअलाउ करना है। ठीक है, लेकिन इसमें और एक ट्विस्ट है कि जब आप ये रिवर्सल 100 रुपीज का रिवर्सल करोगे, तो आपको जितने महीने पहले आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, उतने महीने का आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा एट ए रेट ऑफ 18% पर एनम। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई आज एसेट खरीदा है, लेकिन 4 साल बाद अगर आप वो एसेट से टैक्सेबल और एग्जाम सर्विसेज देते हो, एग्जाम सप्लाईज देते हो, तो आपको रेशियो लगाना पड़ेगा और उतना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा टू दैट प्रोपोर्शन, और उस पर इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर मंथ में आपने कोई एग्जाम सप्लाई नहीं दी तो आपको कोई रिवर्सल नहीं आएगा। जिस जिस महीने आपको टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई आएंगी, आपको उस महीने में इसका प्रोपोर्शन लगाना है और रूल 43 में रिवर्सल करना है एंड विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो रूल 43
is applicable only in case of fixed asset. Rule 42 is applicable in case of input and input services. तो इनपुट तीन चीजों में डिवाइड होता है, एक इनपुट ऑन गुड्स, इनपुट ऑन सर्विसेज एंड इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स. तो फर्स्ट टू के लिए इनपुट ऑन गुड्स एंड इनपुट ऑन सर्विसेज इज 42 एंड फॉर लास्ट यानी कि इनपुट ऑफ कैपिटल गुड्स उसके लिए 43 आता है. तो नेक्स्ट रिवर्सल है हमारा रिवर्सल अंडर रूल 37. ठीक है, तो 37 हमने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के कंडीशन में भी देखा था, पोस्ट कंडीशन में, कि आपको वेंडर को पेमेंट करना पड़ेगा जो भी कंसिडरेशन है विद इन 180 डेज. अगर आप वो विद इन 180 डेज कंसिडरेशन नहीं पे करते हो तो आपको उस पर रिवर्सल आएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. तो रूल 37 बोलता है उस पर्टिकुलरली उस कंडीशन के बारे में कि अगर आप वेंडर्स को पेमेंट नहीं करते हो विद इन 180 डेज तो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, एंड ये रिवर्सल रूल 37 के अंडर होगा. आप इसमें रिक्लेम कर सकते हो, जैसे कि हमने बोला था कि आप इसको रिक्लेम कर सकते हो जब भी आपको आप वेंडर को पेमेंट कर देते हो, विच मीन्स कि आपने पेमेंट नहीं किया तो इसलिए आपने कंडीशन वायलेट कर दिया, तो आपका एलिजिबल क्रेडिट बिकम्स इनएलिजिबल क्रेडिट. फिर आपने पेमेंट कर दिया, देन अगेन योर इनएलिजिबल क्रेडिट बिकम्स एलिजिबल क्रेडिट बिकॉज यू हैव सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन. तो ये वैसा कंसेप्ट है कि रूल 37 में बोलता है जब भी आप वेंडर को पेमेंट नहीं करोगे तो आपको 180 डेज में रिवर्सल करना पड़ेगा. जब आप पेमेंट कर दोगे तो आप रिक्लेम कर सकते हो. अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल 38 जो एनबीएफसी एंड बैंकिंग कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है, इसको हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे बिकॉज यहाँ पे बैंकिंग और एनबीएफसी वाले नहीं है, बट फिर भी सिंपल मैं समझा देता हूँ. एनबीएफसी और बैंकिंग कंपनीज के पास ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन होते हैं उनके पास. या तो वो लोग जितना भी उनका एलिजिबल क्रेडिट है उसका 50% क्रेडिट वो लोग अवेल कर लें एंड 50% क्रेडिट रिवर्सल कर दें. फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर मंथ में उनके पास 100 रुपीज का क्रेडिट था, उसमें से 10 रुपीज इनएलिजिबल क्रेडिट था तो वो तो उनको नहीं मिलेगा, तो 90 रुपीज एलिजिबल क्रेडिट बना. वो 90 रुपीज में से उनको 45 रुपीज अंडर रूल 38 रिवर्सल करना होगा, तो दे आर एलिजिबल टू द एक्सटेंट ऑफ 45 रुपीज ओनली. तो ये जो रूल 38 है इसके अंदर मतलब ये जो दो ऑप्शन दिए हैं आपको, ईयर फर्स्ट मतलब जब आपका ईयर होता है फाइनेंशियल स्टार्ट तब आपको ऑप्शन चूज करना है कि आपको कौन से ऑप्शन के साथ जाना है. दूसरा ऑप्शन इसमें एकदम सिंपल है कि अगर आपको नहीं करना है, रूल 38 यूज नहीं करना है, तो आप नॉर्मल ऑप्शन में रह सकते हो. फिर उसमें आपको एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाईज का प्रोपोर्शन लगाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली रिवर्सल करना पड़ेगा. रूल 42 या 43 दोनों फिर एप्लीकेबल हो जाएंगे. तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि अगर आपको बैंकिंग कंपनीज में कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली एलिजिबल क्रेडिट का 50% रिवर्सल कर दो, और जनरली 99.99% एनबीएफसी और बैंकिंग कंपनी रूल 38 फॉलो करते हैं बिकॉज उनका डेटा इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उनको वो एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाईज का कैलकुलेशन नहीं जमेगा. फर्दर किसी भी बैंकिंग का जो बैंक चार्जेस होता है वो बहुत मिनिमल अमाउंट होता है, तो बैंक चार्जेस लगाना या कुछ टैक्सेबल सप्लाईज देना उसका मोटो नहीं है, उसका मोटो है इंटरेस्ट कमाना. तो सिंस उसका मोटो इंटरेस्ट कमाना है तो उसका ये टैक्सेबल सप्लाई पोर्शन बहुत कम रहने वाला है. तो उस केस में वो अगर नॉर्मल ऑप्शन चूज कर लेगा तो उसको ज्यादा रिवर्सल आएगा, विच मीन्स उसको टैक्स कैश में पे करना पड़ सकता है. इस ऑप्शन में कभी भी बैंकिंग या फिर एनबीएफसी कंपनी को कैश में पे करने के लिए नहीं आता है. रूल 44 स्पेशल सर्कमस्टेंसेस रिवर्सल होते हैं इसमें. तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं कुछ जिसके केस में हमें ये रिवर्सल करने पड़ सकते हैं. तो वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं, कुछ मैंने आइडेंटिफाई किए हैं. तो जैसे कि कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन. फॉर एग्जांपल आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आपके पास स्टॉक है गुड्स का. ठीक है, आपके पास बहुत सारा गुड्स का स्टॉक है, आपने फिक्स एसेट भी परचेस किए थे जिसमें आपने एक जैसा कि मैंने बोला कि एक नोशनल डिक्लेरेशन दिया था दैट यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर 60 मंथ एंड यू आर गोइंग टू सप्लाई टैक्सेबल सर्विसेज या टैक्सेबल सप्लाईज. तो सिंस आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आपका जो ये स्टॉक है और जो ये फिक्स एसेट है ये इसका आप क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा, रिवर्सल करना पड़ेगा अंडर रूल 44. जनरली अभी डिपार्टमेंट कैंसिल कर देता है बट ये पर्टिकुलर रूल को इन्वोक नहीं करता है, बट जल्दी आप देखोगे कि डिपार्टमेंट ये रूल भी इन्वोक कर रहा होगा और रिवर्सल करने के लिए बोलेगा फिक्स एसेट और
ये स्टॉक के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट था कि जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया। दूसरा है कि आप बिजनेस क्लोज कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बिजनेस क्लोज करते हैं और फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप बिजनेस कोई क्लोज करना चाहते हो तो आप देख लीजिए आपके इनकम टैक्स बैलेंस शीट में या फिर आपके पास कोई स्टॉक तो नहीं है। अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो आपको उसका जीएसटी का क्रेडिट रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, या आपको वो भी देखना है कि आपने कोई फिक्स एसेट तो नहीं खरीदा था जिसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। अगर ऐसा है तो आपको वो रिवर्सल करना पड़ेगा। फर्दर सप्लाई बिकम नॉन टैक्सेबल। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिजनेस चालू किया, जब आपने बिजनेस चालू किया तभी वो सप्लाईज टैक्सेबल थी, आपके पास स्टॉक भी है, आपके पास फिक्स एसेट भी है, और आगे फ्यूचर में कोई नोटिफिकेशन के थ्रू वो सप्लाई नॉन टैक्सेबल हो जाती है, तो उस केस में भी आ, आपको ये जो आईटीसी है उसका आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपने स्कीम चेंज कर दिया, आपने आप रेगुलर टैक्स पेयर से आप कंपोजिशन स्कीम में चले गए। अगर उस टाइम भी आपके पास कोई स्टॉक है, सिंस कंपोजिशन टैक्स पेयर को जीएसटी का क्रेडिट का इनपुट नहीं मिलता है तो उसको वो भी रिवर्स करना पड़ेगा, बिकॉज कंपोजिशन टैक्स पेयर इज ऑलवेज इशू अ बिल ऑफ सप्लाई रेदर देन टैक्सेबल इनवॉइस। तो वो कभी भी जीएसटी चार्ज कर नहीं सकता सामने वाले से, तो उसको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा स्टॉक का, जो भी स्टॉक उसके पास रहता है जिस दिन वो कन्वर्ट कर रहा है अपने बिजनेस को कंपोजिशन सब स्कीम में। तो ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, जनरली ये कोई देखता नहीं है जब भी हम लोग बिजनेस क्लोज कर, मतलब ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको ये भी देखने पड़ेंगे कि अगर आप ऐसा कोई बिजनेस क्लोज कर रहे हो या फिर स्कीम ऑप्ट कर रहे हो तो आपको जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा है या फिक्स एसेट है उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल करना पड़ सकता है। फिक्स एसेट का आपको उतने ही पोर्शन के लिए आएगा जितना पोर्शन आपने यूज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फिक्स एसेट 3 साल यूज किया है, 2 साल यूज नहीं किया, तो आपको 2 साल का रिवर्सल आएगा प्रोपोर्शनेटली। इसमें और एक चीज है कि अगर आप फिक्स एसेट सेल कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फिक्स एसेट खरीदा और आपने वो 4 साल के बाद सेल कर दिया। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, उसमें दो तरह से कैलकुलेशन होते हैं रिवर्सल के। एक कैलकुलेशन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो 12 महीने वो यूज नहीं किया है तो वो 12 महीने का प्रोपोर्शनेट जीएसटी कितना आता है। दूसरा, जब वो एसेट आप सेल कर रहे हो तो उसका जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसके ऊपर कितना आपको जीएसटी भरने आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आप उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू था 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपए के ऊपर 18% जीएसटी के हिसाब से 36,000 आता है भरने के लिए। और हमारे को पहले एग्जाम्पल में जिसमें 60,000 का क्रेडिट मिला था मुझे, 1 साल मैंने यूज नहीं किया तो मेरे को कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, 12,000 रुपीज। तो मेरा उस फॉर्मूले के हिसाब से आ रहा है 12,000 रुपये रिवर्सल, और मेरे ट्रांजेक्शन वैल्यू के ऊपर आ रहा है मुझे 36,000 पे करने के लिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है, आपको बोलेगी आप 36,000 पे कर दो ट्रांजेक्शन वैल्यू। अगर उल्टा होता तो गवर्नमेंट क्या बोलती, फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू पे 12,000 भरने आता और रिवर्सल 36,000 का आता, तो गवर्नमेंट आपको बोलती कि 12,000 आप ट्रांजेक्शन वैल्यू पे भरिए और बचा हुआ 24,000 रुपये आप रिवर्सल करिए। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस थे। इसमें और एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ऐसा आता है जब भी आप बिजनेस को सोल्ड आउट करते हो एज ए गोइंग कंसर्न, तो गोइंग कंसर्न जो है वो कवर है जीएसटी बुक में एज ए एग्जाम सप्लाई। तो गोइंग कंसर्न जब हम सेल करते हैं का पूरा बिजनेस, तो एज ए एग्जाम सप्लाई माना जाता है। तो सिंस आपका बिजनेस अभी एग्जाम सप्लाई बन गया है जब आप उसको सेल आउट कर रहे हो, तो गोइंग कंसर्न में पहली बात तो जब आप गोइंग कंसर्न करके सेल करते हो, ये थोड़ा टेक्निकल है, जब भी आप गोइंग कंसर्न करके सेल करते हो तो आपको स्टॉक मशीनरी सब कुछ आपको सेल करना पड़ता है। तो उसमें आपका स्टॉक भी हो सकता है, फिक्स एसेट भी हो सकते हैं अभी, लेकिन जब आप सेल कर रहे हो तो आपका टैक्स फ्री जा रहा है, यानी कि एग्जाम्स करके जा रहा है, तो उस केस में आपको रिवर्सल आ सकता है। ये काफी लिटिगेशन का पॉइंट है, बट ये एज पर दिस रूल इट इज, since it is exempt supply then you are liable to reverse the input tax credit। ठीक है, तो ये हमारा जो सेशन था ब्लॉक क्रेडिट एंड रिवर्सल्स पे वो यहाँ पे खत्म होता है। आपके जो भी क्वेरीज हैं आप पोस्ट करिए ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। रिवर्सल करना कैसे होता है, जब भी आपको रिवर्सल करने के लिए आपके जीएसटीआर 3B में ऑप्शन दिए हुए हैं आपको उसमें रिवर्सल करना पड़ता है। अगर आप जीएसटीआर 3B में रिवर्सल करना भूल गए वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में,
तो आप एनुअल रिटर्न फाइल करते टाइम वहाँ पे एक टेबल होता है, उसके अंदर ये सारे रिवर्सल्स दिखा सकते हो, और उसका पेमेंट वॉलेंटरली पेमेंट करके DRC03 एक कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। बट आपको उसमें अलोंग विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपने एनुअल रिटर्न फाइल करते टाइम आप बुक कर रहे हो, तो उतना पीरियड आपका फिर इंटरेस्ट में कवर होगा। इफ एनीबडी वांट्स टू unmute yourself and want to ask the query, you can. Now you can unmute yourself. Join for the next session, which is on reconciliation part. ठीक है? Thank you for listening me so patiently. Yeah, bye.